हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिजी नॉलेज हब में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के आर डी शर्मा बुक के चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज के अगले टॉपिक सेक्शन फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्टेंस फार्मूला को समझ लिया था। सो आइए अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसमें सेक्शन फार्मूला को समझते हैं। सो देखिए, बेसिकली इसमें हमें क्या पढ़ना है। सो देखिए, ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसमें कि एक पॉइंट P है जिसने इस लाइन सेगमेंट AB को दो भागों में बांट दिया। अब जब ये दो भागों में बांटेगा तो इसे बांटा गया तो उसका रेशियो है m/n। तो ये बेसिकली क्या है, ये रेशियोज है m/n में इसे बांट दिया। सो इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, AP/PB या BP इक्वल्स टू m/n। सो मान लीजिए कि इसकी लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है, अगर हमने इसे 1:1 रेशियो में बांट दिया तो इसका मतलब हमने इसे आधा कर दिया। अब अगर हमने इसे 3:2 रेशियो में बांट दिया, सो देखिए रेशियोज आपने पढ़े हैं पिछली क्लासेस में कि 3:2 के रेशियो में अगर बांट दिया है 10 को, तो इसका मतलब है कि 6 पार्ट इधर गया, 4 पार्ट इधर गया, यानी कि 6 सेंटीमीटर AP हो गया और PB कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। सो इस तरीके से ये जो P पॉइंट है इसने एक लाइन सेगमेंट AB को दो भागों में बांट दिया। अब यह पार्ट किसी भी रेशियो में बढ़ सकते हैं। अब देखिए, अगर यहीं पर इस P पॉइंट को हम आउटसाइड द लाइन सेगमेंट ले जाते हैं तब A से P तक की दूरी को M बोलेंगे और B से P तक की दूरी को हम N से डिनोट करेंगे। अब आगे समझते हैं इसमें हमें क्या देखना है। सो देखिए, यदि कोई एक हमें यहाँ पर जो पढ़ना है बेसिकली किसके बारे में पढ़ना है, इंटरनली जब ये आपस में जो इंटरनली है, जब ये पॉइंट इंटरनली AB को क्या करेगा, MN के रेशियोज में डिवाइड कर देगा। तो देखिए, हमने मान लिया कि दो पॉइंट है AB लाइन सेगमेंट के, एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B। तो AB के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1, B के कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2। जो एक पॉइंट P है इसके अपने कोऑर्डिनेट क्या है, x y, हमने इसे सपोज कर लिया और इसने लाइन सेगमेंट P पॉइंट की वजह से यह किसमें बढ़ गई, m/n रेशियो में बढ़ गई। सो हम यहाँ पर बात करते हैं कि x की वैल्यू यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट है इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। इसके लिए हमारे यहाँ गिवन फॉर्मूला है mx2। सो यानी कि m की मल्टीप्लाई पहले x2 से, बीच में प्लस n की मल्टीप्लाई x1 से, अपॉन में m प्लस का n। वहीं पर अगर हमें कोऑर्डिनेट y निकालना है तो कैसे निकलेगा, m की मल्टीप्लाई y2 से प्लस n की मल्टीप्लाई y1 से, अपॉन में m प्लस का n। अब देखिए, यदि यह कोऑर्डिनेट x1 की वैल्यू -3 लिखी हो तो हमें माइनस साइन ही लगाना होगा। सो इसी तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले इसका प्रूफ देखते हैं। सो इसका जो प्रूफ है वह निकला है हमारा ट्रायंगल सिमिलरिटी करके, यानी कि सिमिलर ट्रायंगल्स को यहाँ पर सपोज करके हमने इसके प्रूफ को फाइंड आउट किया है। सो बेसिकली प्रूफ एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये वैल्यू आई कहाँ से, यानी ये फॉर्मूला बना किस तरीके से। देखिए, मान लेते हैं कि ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है जिसमें कि O पॉइंट यानी कि ओरिजिन है और ये लाइन सेगमेंट है AB। यहाँ पर एक पॉइंट है P जिसने कि इस लाइन सेगमेंट AB को किसमें डिवाइड कर दिया है, इंटरनली m/n के रेशियो में डिवाइड कर दिया है। अब देखिए, यहाँ पर करा क्या गया है, AL एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगी OX पे, PN और BM। इसके अलावा AH PN पे और PK BM पर परपेंडिकुलर ड्रॉ की गई। अब यहाँ से हमें क्या समझना है, जैसे कि अगर ये x1 y1 है तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी रही होगी, x1, ये दूरी कितनी रही होगी, y1। अगर हम यहाँ की बात करें तो ये दूरी कितनी है, y2, और यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, हमारी x2 के बराबर ये दूरी होगी। अब अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो देखिए, बेसिकली अगर हमें यहाँ से PK निकालना है तो PK कैसे निकलेगा। सो PK हम जब निकाल पाएंगे, और अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात करें तो ये हमारा y और ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का x। अब देखिए, अगर हम इस गिवन ट्रायंगल की बात करें APH और PKB, तो ये आपस में क्या है, सिमिलर है। ये सिमिलर क्यों है, ये एंगल आपस में इक्वल है, यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री का एंगल, इसलिए ये ट्रायंगल आपस में एक क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएंगे। यदि ट्रायंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी इक्वल होंगे। तो देखिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को इक्वल कर दिया। सो यहाँ से अगर हम AP/BP की बात करें तो m/n, और अब हमें यहाँ पे देखना AH। तो AH कैसे निकलेगा, जब हमने x में से x1 को माइनस कर दिया तब निकल कर आएगा AH। PK कैसे निकालेंगे, PK निकालेंगे हम x2 में से x को माइनस करके, तो PK आ गया x2 में से x माइनस कर दिया। PH कब निकलेगा, जब हम y में से y1 को माइनस करेंगे, और BK कब आएगा, BK तब आएगा जब हम y2 में से y को माइनस करेंगे।
इसके बाद यहाँ से हमने फर्स्ट दो रिजल्ट को लिया और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराई, इससे हमें क्या निकल के आएगा, x की वैल्यू निकल के आई और ठीक उसी तरीके से y भी निकल के आ जाएगा। सो बेसिकली रिजल्ट हमें रिजल्ट से मतलब है, यानी कि इस डायरेक्ट इस फॉर्मूले का हमें यूज करना है। यहाँ पर हमें इस थ्योरम को यानी कि इसकी प्रूफ की बात नहीं करनी है। सो देखिए अब बात करते हैं, यदि ये जो P पॉइंट है मिड पॉइंट हो जाए AB का, कहने का मतलब यह हुआ कि हमने अभी जो फॉर्मूला लिखा वो x का फॉर्मूला क्या लिखा था, mx2 प्लस का nx1 अपॉन में m प्लस का n। अब मान लीजिए कि m और n 1:1 रेशियो में है। 1:1 रेशियो का मतलब क्या है कि मिड पॉइंट हो गया हमारा P। अगर ऐसा हो जाता है तो अपॉन में कितना आएगा 2। अगर ये 1 है ये भी 1 है तो ऊपर क्या रहेगा x1 x2। सो इसलिए अब x का फॉर्मूला बन जाएगा x1 प्लस का x2/2 जब हम इसके मिड पॉइंट निकाल रहे होंगे। ठीक उसी तरीके से y के भी हम मिड पॉइंट इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट भी निकाल लेंगे। अब देखिए द रेशियो m:n कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज m/n:1। तो देखिए मान लीजिए कि हमारा यहाँ पर m:n रेशियो लिखा हुआ है 5:2। तो बेसिकली हम इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, m/n बराबर का यानी कि 5/2 ये इस फॉर्म में लिखा गया है। सो देखिए अगर आपके सामने कुछ इस तरीके से रेशियो आता है कि 7/8:1, सो इसका मतलब क्या है कि हम जब दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 8 से 8 हट जाएगा, यानी कि 7:8 ही लिखा हुआ है, बेसिकली सिर्फ रिप्रेजेंट करने की फॉर्म बदल गई। इसका मतलब यह हुआ कि यदि रेशियो m:n की फॉर्म में है हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी n इसके अपॉन में आ गया, यहाँ पे बचेगा 1। या इस mn को हमने क्या मान लिया, लैम्डा मान लिया, यानी कि जब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगर हमारी लैम्डा की वैल्यू 3/4 निकल कर आई है तो इसका मतलब है m:n हमारा 3/4 हो जाएगा। सो इस तरीके से भी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो बेसिकली अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे कि हमें किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके हमें आंसर निकालना है। यहाँ पर ये m का काम कर रहा है 3 और यहाँ पर ये n का काम कर रहा है 2। x और y के कोऑर्डिनेट्स निकाले तो x कैसे निकलेगा, mx2 यानी कि 3 की मल्टीप्लाई किससे करनी है हमारे -4 से, तो 3 × का -4 प्लस 2 × का 6 अपॉन में 3 + 2। तो यहाँ पर आ जाएगी हमारी ये वैल्यू। सॉल्व करेंगे देखिए -12 + 12 यानी कि x तो आ गया हमारा 0। y यहाँ से निकालते तो देखिए my2 प्लस का ny1 तो यानी कि 2 × का 3 अपॉन 3 + 2। नीचे देखिए 5 आएगा, ऊपर की बात करें तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 0,21/5, ये हो गया P के कोऑर्डिनेट्स। तो यही हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। सो द कोऑर्डिनेट्स P भी P और इस तरीके से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करके लिख देंगे। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन व्हाट रेशियो डज द x एक्सिस डिवाइड्स द पॉइंट 2, -3 एंड 5, 6। तो बेसिकली ये जिस पॉइंट की बात कर रहा है तो ये एक लाइन सेगमेंट की बात यहाँ पर हो रही है, यानी कि इस लाइन सेगमेंट पर यह पॉइंट लाई करेंगे तो अब हमें बताना है कि उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे। सो बेसिकली देखिए सबसे पहला तो काम इसे समझते हैं कुछ इस तरीके से। हमने इसे यहाँ पर बनाया। अब देखिए कि हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस बन गए। क्वेश्चन क्या कहता है, इन व्हाट रेशियो डज द x एक्सिस डिवाइड्स। इसका मतलब है x एक्सिस किसी लाइन सेगमेंट को, बेसिकली यहाँ पे लाइन सेगमेंट मेंशन्ड है तो किसी लाइन सेगमेंट को बांट रही है। मान लेते हैं कि ये हमारी लाइन सेगमेंट है, कुछ भी हो सकती है। हम यहाँ पर जैसे पॉइंट रिप्रेजेंट हो रखे हैं, या तो हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके पॉइंट को रियल में किस तरीके से बनेंगे उस तरीके से लोकेट कर दें, या हम रैंडमली अपना डायग्राम फिक्स कर दें। तो बेसिकली 2, 3 -3 कुछ इस तरीके का आएगा और यहाँ पर है 5, 6। कहता है कि बताइए x एक्सिस ने इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में बांट दिया, यानी कि यहाँ पर वो पॉइंट P है जिसकी बात अभी हमने ऊपर करी थी। तो इसे नाम अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ पर x की तो कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी, लेकिन y की वैल्यू यहाँ पर 0 के बराबर आ रही है, क्योंकि इस पॉइंट पर y कितना रहेगा 0 के बराबर रहेगा। अब ये बन गया हमारा m:n का रेशियो, ये हमारे x1 x2, ये हमारे y1 y2। तो देखिए x कैसे निकालेंगे, m × x2 प्लस का अपॉन प्लस n × का x1, तो यानी कि 2n हो जाएगा अपॉन, अब हमारा क्या रह गया यहाँ पे m प्लस का n। अब देखिए अगर हम यहाँ से y की बात करें तो y कैसे निकलेगा, m × का y2 यानी कि 6m
प्लस n इंटू का 3m। तो देखिए n इंटू का 3, तो ये माइनस का 3n हो जाएगा अपॉन में m प्लस का n। अब अगर हम यहां से समझें, क्योंकि ये x एक्सिस से कट रही थी तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आएगी, 0, यानी कि ये वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में 0। तो अगर हम यहाँ से mn को इधर शिफ्ट करते हैं तो 6m बराबर किसके हो जाएगा, 3n के। और यहाँ से अगर हम n की बात करें तो n किसके बराबर आएगा, 2m के बराबर n आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो n की जगह 2m रखते हैं, तो देखिए 5m प्लस का 4m, 5 and 4 9m अपॉन n की जगह पर 2m रखेंगे तो देखिए यहाँ पर 3m हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2m रखेंगे तो यहाँ 4 आएगा, 4 + 5 9, नीचे बनेगा 3m। तो देखिए m से m कट गया, x की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 3। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो p पॉइंट है यह x एक्सिस पर लाई कर रहा है, और कहाँ लाई कर रहा है, 3,0 पर यह पॉइंट लाई कर रहा है। यही हमें यहाँ से फाइंड आउट करना था। तो इस तरीके से हमने इजीली निकाल लिया। अब देखिए इसे इससे भी सिंपल तरीके से कैसे निकालेंगे। सो बेसिकली इसे निकालने का एक और भी तरीका है। अगर हम उसकी बात करें तो देखिए अभी हमने m/n माना था, अब हम इसे λ/1 मान लेते हैं। जैसे कि हमने अभी ऊपर समझा था कि इसे λ/1 भी माना जा सकता है। सो अगर λ/1 माना जा सकता है तो x की वैल्यू किसके बराबर होगी, यहां से निकालते हैं तो देखिए 5λ प्लस 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से, तो 1/1 2 आ जाएगा, और नीचे कितना आएगा, λ प्लस का 1। वहीं से अगर हम y की बात करें तो 0, यानी कि y कोऑर्डिनेट तो 0 ही है। अब λ इंटू का -6 प्लस n इंटू का -3, तो ये बनेगा -3 अपॉन, सो बेसिकली यहाँ पर माइनस नहीं है, ये तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा क्योंकि ये प्लस का ही है। तो 6λ माइनस का 3n अपॉन में λ प्लस का 1। तो देखिए यहाँ से ये 0 हो जाएगा, और यहाँ से सीधी वैल्यू आएगी 6λ बराबर का 3n, और λ आ जाएगा यहाँ से, कितना बनेगा यहाँ से λ की वैल्यू। सो अगर हम यहाँ से λ निकालें, सो बेसिकली सॉरी यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे भी वैल्यू 1 ही आएगी, तो ये हट जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी बनेगी, 3/6, और 3/6 कितना होता है, 1/2 के बराबर ये वैल्यू बनेगी। इसका मतलब यह हुआ, यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड करा गया, यानी कि जो रेशियो बनाया गया वो कितने के बने, 1:2 का रेशियो यहाँ पर लिया गया है। सो अब अगर हमें 1:2 का रेशियो पता ही चल गया है, सो अगर हम इस लैम्डा की वैल्यू को इसमें पुट कर दें तो हमारा x की वैल्यू निकल जाएगी, तब हमारे x के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे जो कि हमारे बनेंगे 3। अगर हम लैम्डा की वैल्यू 1/2 इसमें पुट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y अगेन कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। सो इस तरीके से देखिए हमने रेशियोज फाइंड आउट कर लिए। और अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ से अभी हमने रेशियो नहीं निकाले हैं। अगर हमारी x की वैल्यू निकल कर आई है तो अगेन हम यहाँ पर पुटअप करेंगे, तब जाकर हमारा m/n निकलेगा। सो अगर हम यहाँ से m/n देखें तो m/n कितना आएगा, देखिए 1/2। सो इस तरीके से हम m/n यहाँ से निकाल सकते हैं, और लैम्डा के तरीके से निकालना हो तो इस तरीके से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बेसिकली लैम्डा के तरीके से करने से बस यही फायदा हो जाता है कि हमारा m/n के रेशियो में बात ना होकर किस में रह जाती है, λ/1। तो 1 होने की वजह से इजीली क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं। सो आप चाहे लैम्डा से बनाइए चाहे में m/n से, कोई फर्क इक्वेशन पे नहीं पड़ेगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सारे के सारे क्वेश्चन इसमें एग्जाम्पल के हैं, इसके अगली वीडियो में हम इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 3x + y - 9। तो बेसिकली यह लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट की एक इक्वेशन है जिसे हम आगे आने वाली क्लासेस में समझेंगे। तो ये क्या करती है कि डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो मान लेते हैं कि कोई लाइन सेगमेंट है 1,3 और 2,7। इस लाइन सेगमेंट को कोई एक लाइन है जिसकी इक्वेशन दे रखी है 3x। जैसे कि हमने लीनियर इक्वेशन पेयर वाले में हमने इक्वेशन ऑफ अ लाइन, यानी कि हमने क्या बनाई थी, इक्वेशन बनाना भी सीखा था। इससे पिछली क्लासेस में भी हमने ग्राफ प्लॉट करे थे, तो जिसमें कि हमने इक्वेशन देखी थी और इसी के बेसिस पर हम इस तरीके से डायग्राम प्लॉट कर देते थे। तो देखिए ये एक लाइन सेगमेंट है और इस पर ये लाइन की एक इक्वेशन दे रखी है। क्वेश्चन यह कहता है कि ये लाइन इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में बांट रही है, जबकि यहाँ पे इसके कोई कोऑर्डिनेट मेंशन नहीं है। अब देखिए ध्यान से क्या समझना है, यदि इस क्वेश्चन में इसके कोऑर्डिनेट मेंशन नहीं है तो अब हम इसे कैसे निकालेंगे। हम मानेंगे इसके रेशियोज में बांट रही है λ/1 में। अब अगर हमने इतना सपोज कर लिया कि ये λ/1 के रेशियो में बांट रही है, तो अब हमें इसका रिजल्ट किस तरीके से निकालना है, इसकी बात अब हम करते हैं। तो देखिए इसे a मानते हैं, इसे b मानते हैं, इसे x मानते हैं और इसे y मानते हैं। तो देखिए ये लाइन सेगमेंट है तो इसमें xy पॉइंट इस पर भी लाई करेगा
और यही पॉइंट इस पे भी लाई करेगा। तो बेसिकली हमें क्या करना है, एक्स वाई के पहले कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं लैम्डा इज टू 1 से। तो देखिए एक्स किसके बराबर आएगा, 2 लैम्डा प्लस का 1 अपॉन में लैम्डा प्लस का 1। वाई किसके बराबर आएगा, 7 लैम्डा प्लस का 3 अपॉन में लैम्डा प्लस का 1। सो देखिए जब हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को समझा था, वहां पर हमने ग्राफिकल मेथड की भी बात की थी, जहां पर हमने यह जाना था कि दो लाइन सेगमेंट या दो लाइन जब आपस में कहीं पे इंटरसेक्ट करती हैं तो वह इसका कॉमन सोल्यूशन निकल कर आता है। यानी कि अगर इस लाइन की एक इक्वेशन रही होगी और इस लाइन की अपनी कोई इक्वेशन रही होगी, लेकिन जो ये पॉइंट कॉमन आया है यह वही पॉइंट है जिसमें कि ये दोनों के दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो भी ये बनेगी ये सेटिस्फाई करेंगे, जैसे कि हमने सोल्यूशन उस केस में निकालते थे। तो यहाँ पर फिलहाल में हमारी इसकी लाइन सेगमेंट की इक्वेशन मेंशन नहीं है, लेकिन अगर ये यहाँ पर टच कर रही है यानी कि यहाँ पर इंटरसेक्ट हुई है, तो यहाँ पर आने वाला जो भी पॉइंट होगा वह पॉइंट इस लाइन सेगमेंट की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी 3x प्लस वाई माइनस का 9 इक्वल्स 0 है। यानी कि इस पर पड़ने वाला कोई भी एक पॉइंट, मान लेते हैं कि यहाँ पर पॉइंट है कोई, जो भी हम यहाँ पे वैल्यूज फाइंड रखेंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। यहाँ पर होगा तो भी सेटिस्फाई करेगी, यहाँ पर होगा तो भी सेटिस्फाई करेगी। और यहाँ का पॉइंट कौन सा है, x की जगह हम ये रखेंगे और y की जगह पर हम इस वैल्यू को रख देंगे। 3 इंटू का 2 लैम्डा प्लस का 1 अपॉन में लैम्डा प्लस 1 प्लस का 7 लैम्डा प्लस का 3 अपॉन में लैम्डा प्लस का 1 माइनस का 9 इक्वल्स का 0। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, पूरी इक्वेशन में लैम्डा ही है तो लैम्डा की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो आएगी 3/4। अब अगर लैम्डा की वैल्यू 3/4 निकल कर आई है तो इसका मतलब यह हो गया कि इसने लाइन सेगमेंट को बांटा है 3:4 के रेशियो में। सो बेसिकली ये क्वेश्चन किससे मिलकर बना हुआ है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के ग्राफिकल मेथड को भी लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व हमें करना है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन किस टाइप का है, प्रूव करिए कि ये जो चारों वर्टेक्स, ये जो चारों पॉइंट दे रखे हैं यानी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट वर्टेक्स हैं रोम्बस की, यानी कि वर्टिसेस रोम्बस की है और हमें बताना है कि क्या ये स्क्वायर है या नहीं। तो देखिए सबसे पहला काम कि हमने इन चारों पॉइंटों को लोकेट कर दिया। तो देखिए यहाँ है 4, माइनस का 1 और मान लेते हैं कि यहाँ है 6,0, यहाँ पर है 7,2 और यहाँ पर है 5,1। अब हमें प्रूव करना है कि ये रोम्बस है या नहीं। तो देखिए इसे नाम दे देते हैं ABCD। सो ABCD। अब यदि हमने AB BC CD DA चारों डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लिया, सो अगर हम यहाँ से AB की दूरी की बात करें जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, सो AB कितना आएगा 6 - 4 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर इधर आएगा। तो ये कितना आएगा 4 + 1 यानी कि √5। अगर हम यहाँ से BC निकालते हैं तो बेसिकली BC भी √5 ही आएगा। और अगर हम यहाँ से देख रहे हैं कि AB बराबर BC हो ही गया है, और अब हम बात करते हैं कि AB बराबर BC, इसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, CD भी निकाल लेंगे और CD के बराबर DA भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो बेसिकली सारे के सारे √5 ही निकल कर आएंगे। लेकिन √5 निकल के आने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये रोम्बस है या स्क्वायर है। तो अब हम इसके लिए क्या प्रूव करेंगे कि AC और DB, हम जानते हैं कि AC जो भी लाइन सेगमेंट है ये इक्वल नहीं होती है BD के। तो हम यहाँ से AC और BD की वैल्यू निकालते हैं। तो AC जब हम यहाँ से निकालेंगे, देखिए एग्जांपल का क्वेश्चन है, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ आपको कि 3√2 निकल कर वैल्यू आएगी। BD की वैल्यू की बात करेंगे तो BD निकल कर आएगा √2। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। सो बेसिकली अगर ये दोनों इक्वल है ही नहीं तो इसका मतलब यह हो गया कि ये केस हमारा स्क्वायर का तो नहीं होगा। तो अब ये केस किसका बचेगा, रोम्बस का बचेगा। सो इस तरीके से हमने देख लिया कि यह केस रोम्बस का बनेगा। लेकिन अभी भी हमें इसमें एक और चीज प्रूव करनी है, वो है इसका मिड पॉइंट। रोम्बस का केस तो ये तब माना जाएगा कि जब AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट एक ही हो, तभी हम कहेंगे कि ये रोम्बस है। क्योंकि जो डायगोनल होते हैं भले ही ये इक्वल ना हो रोम्बस के केस में, लेकिन बाइसेक्ट जरूर करते हैं। यानी कि अगर ये 10 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये 10 है, ये 20 है तो ये 10 होगा, ये भी 10 ही होगा। सो अगर ये एक हमारी लाइन है, मान लेते हैं कि इसे लाइन, इसकी अपनी कोई इक्वेशन होगी, इस लाइन की भी अपनी कोई इक्वेशन होगी। तो अगर इस लाइन की इक्वेशन के ऊपर पॉइंट बनाए जाएं, तो जैसे कि मान लीजिए कि हमने इस पे पॉइंट लाई कर दिए, सो और इसकी इक्वेशन है 3x प्लस का 2y इक्वल्स का 7, या हमने इसे लिख दिया सपोज कर लीजिए 9। सो इस पर आने वाला हर एक पॉइंट
एक्स की यहाँ से कोई भी वैल्यू उठाइए, यहाँ से आपने एक्स वाई निकाल दी, इसमें पुट करोगे सेटिस्फाई होगा, तो वो पॉइंट तो यहाँ पर भी सेटिस्फाई होगा इस वाली लाइन सेगमेंट के लिए। और अगर हम इसकी बात करें तो इस लाइन सेगमेंट पर भी ये पॉइंट आ ही रहा है, यानी कि दोनों के ये पॉइंट कॉमन ही होने चाहिए। सो अब हम AC का क्या निकालते हैं, मिड पॉइंट। तो बेसिकली जब हम AC का मिड पॉइंट निकालेंगे तो 11/2, 1/2 ही निकल कर आएगा। मिड पॉइंट निकालना हमारे लिए आसान है, 4 + 7/2 और -1 प्लस का 2/2। तो -1 प्लस का 2/2 करेंगे तो आएगा 1/2। 4 + 7/2 करेंगे तो आएगा 11/2। अगर हम इस तरीके से निकालें तो देखिए 6 × 5 = 11/2 और 1 + 0/2 यानी कि 1/2। तो यानी कि कोऑर्डिनेट्स हमारे मिड पॉइंट के, यानी अगर हम इसे O से डिनोट करें तो O के कोऑर्डिनेट सेम है। इसका मतलब है कि ये आपस में यहीं पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये मिड पॉइंट भी कहलाएगा इन दोनों डायगोनल्स का। इसके अलावा हमने प्रूव कर दिया चारों साइड इक्वल है, यानी कि ये रोम्बस का केस होगा। स्क्वायर नहीं है क्योंकि इनके डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल ABC whose vertices are A, B और C। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या प्रूव करना है, हमें यहाँ पर लेंथ ऑफ द मीडियन निकालनी है। तो मीडियन बेसिकली क्या होता है पहले तो इसे समझते हैं। तो देखिए सामने वाली साइड को मीडियन मिड पॉइंट पर काट रही होगी, यानी कि अगर हम यहां से ABC सामने वाली साइड को मिड पॉइंट पर काटेगी, ये मीडियन है, यहां से मिड पॉइंट पर काटेगी और यहां से भी मिड पॉइंट पर काटेगी। इसे मैं वीडियो के लास्ट में ही जब एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएंगे तो इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें यहाँ पे समझनी है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली देखिए A के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 7, -3, B के दे रखे हैं 5, 3, C के दे रखे हैं 3, -1। अब देखिए अगर ये AD मान लेते हैं, इसे D हो गया, ये E हो गया और ये F हो गया। अगर गिवन है कि ये मीडियन है, अगर मीडियन है तो इसका मतलब है कि मिड पॉइंट पर सामने वाली साइड को वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर मिड पॉइंट पर ये कट करेगी, मिड पॉइंट पर ये आपस में काटेगी। तो इसका मतलब है कि BC का मिड पॉइंट होगा D। अब हम D के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, 5 + 3 8/2 यानी कि 4, 3 + 1 तो देखिए ये माइनस है पहले से साइन, तो यानी कि 2/1 बनेगा, 2/2 बनेगा तो यहाँ आएगा 1। इनके निकालते हैं, देखिए 7 और 3 10, 10 से आएगा 5, -3 -1 -4 तो यहाँ कितना बचेगा, डिवाइड/2 करेंगे, 2 करेंगे तो -2। इसी तरीके से इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे 6, 0। तो अब देखिए अब हमने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया। अब हमने यहाँ से AD के D कोऑर्डिनेट्स को भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम यहाँ से आसानी से AD निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ से AD निकालेंगे। सो बेसिकली देखिए AD कितना निकल कर आएगा 5 यूनिट, BE निकालेंगे, B कितना निकल के आएगा 5 यूनिट, CF निकालेंगे, CF कितना निकल के आएगा √10 यूनिट। सो बेसिकली ध्यान से समझने की बात यह है कि यहाँ से हमने यह समझा कि यूनिट यहाँ पर कोई भी मेंशन नहीं तो हम यहाँ पे यूनिट्स लगा देंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर यह भी देख रहे हैं कि मीडियन इक्वल नहीं है, क्योंकि देखिए ADB भले ही बराबर है लेकिन CF अलग आ गया। इसका मतलब है कि गिवन ट्रायंगल में मीडियन इक्वल हो ऐसा कुछ भी नियम नहीं कहता है। हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो उस केस में हम इसकी बात जरूर करेंगे। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसमें बस हमें यही निकालना था लेंथ ऑफ द मीडियंस, तो हमने अलग अलग सबकी लेंथ को निकाल लिया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ABC आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू A एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड। तो सबसे पहली बात सेंट्रॉइड किसे कहते हैं, तो देखिए मीडियन जिस पॉइंट पर कट कर रही है यही पॉइंट हमारा सेंट्रॉइड कहलाता है। अब सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स तो हम तब निकाल पाएंगे जब हमें पता हो कि ये लाइन सेगमेंट AD किस रेशियो में यह बट रही है। सो अगर हमें रेशियो पता चल जाए या हम लैम्डा की वैल्यू तो जब निकाल पाएंगे, यानी कि हम इसके कोऑर्डिनेट जब निकाल पाएंगे जब हमारे पास लैम्डा गिवन हो। सो देखिए यहाँ पर ना तो लैम्डा गिवन है, यानी कि यहाँ MN तो गिवन है ही नहीं, और हमें यहाँ पे पॉइंट्स भी फाइंड आउट करने हैं। सो बेसिकली ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी होती है कि ट्रायंगल्स में जो मीडियन होती है और जब सेंट्रॉइड बनाए जाते हैं तो ये जिस रेशियो में डिवाइड होता है वो रेशियो होता है 2:1 का। सो बेसिकली हमें इसके रिजल्ट की बात नहीं करनी है कि 2:1 रेशियो कैसे बनता है, हमें सिर्फ इसमें यह समझना है कि रेशियो जो निकल कर आता है किसी भी ट्रायंगल में जो मीडियन होती है उससे और सेंट्रॉइड से, वह रेशियो किस में बढ़ता है 2:1 के रेशियो में ये बढ़ता है। बेसिकली यह प्रॉपरली एक तरीके से डेरिवेशन है जिसमें कि हम इसे पैरेललोग्राम बनाकर इसकी वैल्यू को यहाँ के बराबर ला देते हैं, तब जाकर ये वैल्यू निकल कर आती है। हमें उस टॉपिक पर नहीं जाना है। सो देखिए हम मान के चलते हैं कि ABC हमारा ट्रायंगल है और D हमारा वह पॉइंट है जहाँ की ये मीट कर रहा है, DEF। तो देखिए यहाँ पर कहता है कि हमें मीडियन की लेंथ तो निकालनी है लेकिन वो A वाली, यानी कि सिर्फ हमें AD की लेंथ निकालनी है और हमें इसके कोऑर्डिनेट्स भी बताने। तो देखिए
AD की लेंथ तो हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि B कोऑर्डिनेट है -3 -2, C कोऑर्डिनेट है -1 और -8। इसका मिड पॉइंट हमें गिवन है, किस तरीके से निकालेंगे देखिए, -3 -1 -4/2 और -2 प्लस का 8 यानी 6 से आ जाएगा ये 3, तो -2, 3 इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए D पॉइंट के। अब A है हमारे पास में, D है, तो हम लेंथ तो फाइंड आउट कर सकते हैं। A कितना है 5, -1। सो अगर हमने AD की यूनिट निकाल ली तो लेंथ निकल कर आएगी 65, क्योंकि यहाँ कोई भी यूनिट नहीं है आंसर, तो इसलिए हम इसे यूनिट्स में ही छोड़ देंगे। अब हम बात करते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स G की, यानी कि इसे सेंट्रॉइड को नाम देते हैं हम G से। तो देखिए जो सेंट्रॉइड को डिवाइड करेगा तो यहाँ पे AG/GD का जो रेशियो होगा वो रहेगा 2:1 का रेशियो। बेसिकली किस तरीके से डेरिवेशन आती है इसके टॉपिक पे हमें बात नहीं करनी है। अब देखिए 2:1 रेशियो हो गया, तो इसका मतलब है कि अब हमें यहाँ पर वैल्यू मिल गई है M की और N की। अब हम इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करेंगे। G के कोऑर्डिनेट्स को मानते हैं x, y। अगर हमें यहाँ से x निकालना है तो कितना हो जाएगा, M × x2 यानी कि -2M, और इसकी वैल्यू कितनी है 2, तो बेसिकली हम यहाँ पे डायरेक्टली 2 लिख देते हैं। -2 × 2 प्लस 1 × 5 अपॉन 2 + 1 = 3। और जब हम y कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो कैसे आएंगे, तो देखिए 1:3 प्लस, तो यहाँ पे साइन माइनस का है, बेसिकली यहाँ पे 2:3 आएगा, तो यहाँ तो 6 बनेगा 6, और अगला आएगा 1:1, तो यहाँ पर बनेगा प्लस का। सो देखिए प्लस का बनता है, लेकिन यहाँ पे साइन माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा, अपॉन 2 + 1 3। तो अब हमने यहाँ से कोऑर्डिनेट निकाले, देखिए 5 + 5 - 4 कितना बनेगा, 1 बनेगा, यानी कि ये आएंगे 1/3, और यहाँ निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 5/3। इसका मतलब है कि जो हमारे सेंट्रॉइड की कोऑर्डिनेट है वो आएंगे 1/3 एंड 5/3। तो इस तरीके से हमारे इसके एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए मैंने जो आपको बताना था वो इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख रखी है पहले से, सॉरी यहाँ पर मेंशन्ड है PDF की फॉर्म में। हम इसे समझ लेते हैं एक एक करके। इंपॉर्टेंट टर्म्स है क्योंकि एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि क्या इन सेंटर होता है, क्या ऑर्थो सेंटर होता है। तो बेसिकली पहले इसे समझ लेते हैं, फिर इसके बाद में हम अगली वीडियो में इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए गिवन ट्रायंगल में, हमारा ट्रायंगल कोई भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, गिवन ट्रायंगल में इन सेंटर किसे कहा जाता है और इन सर्कल किसे कहा जाता है इसे समझते हैं। देखिए इन सेंटर इज दिस सर्कल, सेंटर ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल। इन सेंटर किसी भी इंस्क्राइब्ड सर्कल का वह केंद्र होता है किसी भी ट्रायंगल में जबकि वह एंगल बाइसेक्टर हो। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर ये मेरा गिवन ट्रायंगल है, ये एंगल मेरा अगर 70 डिग्री है, ये एंगल मेरा 80 डिग्री है, 8 × 7 15 हो गया, और यानी कि ये 30 डिग्री है, क्योंकि देखिए ट्रायंगल का एंगल का सम 180 होता है। सो अगर मैंने इसको आधा कर दिया, यानी कि 70 से इसके एंगल को 30 कर दिया, 80 से इसके एंगल को 40 कर दिया, और 30 से इसके एंगल को 15 में बांट दिया, तब जो पॉइंट निकल कर आएगा जहां पर भी इंटरसेक्ट होगा वहां से लेकर अगर हम इसमें एक सर्कल बनाए तो ये तीनों पॉइंटों को टच करके जा सकता है और ये टेंजेंट बन जाएंगे इसके केस में। यानी कि AB सर्कल की टेंजेंट हो गई, BC भी टेंजेंट होगी और AC भी टेंजेंट हो जाएगी। इसके अलावा देखिए जहां पर भी ये पॉइंट मीट करेगा, ये हम सर्कल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ये आपस में बराबर ही होंगे। लेकिन कब, जब हम इसे किससे मीट करा देंगे, रेडियस से। सो बेसिकली यहाँ पे मुझे क्या समझाना था उस पर बात करते हैं। सो देखिए इन सेंटर हमने यहाँ पर समझा कि इन सेंटर कब बनता है, इन सेंटर तब बनेगा जब हम ट्रायंगल के एंगल को बाइसेक्ट कर दें। उसके बाद में जो सर्कल बनेगा उस सर्कल को बोलेंगे हम इन सर्कल, और उस सर्कल के सेंटर को बोलेंगे हम इन सेंटर। अब हम आ जाते हैं सरकम सेंटर पे। देखिए हमें डेरिवेशन पे और इस पे कोई भी बात नहीं करनी है, हम आ जाते हैं सीधे सरकम सेंटर पे। देखिए सरकम सेंटर कब बनता है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सरकम सेंटर वह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसी भी ट्रायंगल का जब उस ट्रायंगल को एंगल बाइसेक्टर के अलावा हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दें। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है, तो देखिए मान लीजिए कि ये हमारा गिवन ट्रायंगल है। अगर ये गिवन ट्रायंगल है, मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल ले लिया, इसकी लेंथ है 8, इसकी लेंथ है 10 और इसकी लेंथ है 6। मुझे क्या करना है कि 8 को यहाँ पर कहीं वैल्यू आएगी 4। अब देखिए 4 को मैं बाइसेक्ट ऐसे भी काट सकता हूँ, तो ये तो हो गया मेरा पहला तरीका काटने का। 8 को ऐसे भी तो काटा जा सकता है, तब भी तो ये वैल्यू 4 रहेगी, ये भी 4 रहेगी। इसके अलावा 8 को हम और किस तरीके से काट सकते हैं, तो 8 को हम देखिए परपेंडिकुलर भी काट सकते हैं। तो हमने बात करनी है परपेंडिकुलर की, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, इसे आगे निकाल देते हैं। ये 10 है, 10 को तो देखिए मान लीजिए ये पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 है। अब इसे हमें काटना है, ऐसे भी काट लीजिए, ऐसे भी काटे, कैसे भी काट सकते हैं, इसे तो हम कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें किस तरीके से काटना है,
हमें इसे परपेंडिकुलर ही काटना है, यानी कि यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का हम बनाएंगे। इसके बाद में इस साइड को भी हम 90 डिग्री पर ही काटेंगे। तो बेसिकली ये तीनों जहां पर भी मीट करेंगे इसी को हम बोलेंगे सरकम सेंटर, और इसको लेकर जो हमारा एक सर्कल बनेगा जो कि इन ट्रायंगल्स को तीनों पॉइंटों पर टच करता हुआ जाएगा, इसी को हम नाम देते हैं सरकम सर्कल, जैसा कि यहाँ पर बनाया गया है। सो बेसिकली कहीं पर भी हो सकता है। अब इसमें यह भी समझना है कि अगर ट्रायंगल हमारा इस तरीके का है, यानी कि एक्यूट ट्रायंगल यहाँ पर बनना है, सारे एंगल ये एक्यूट की फॉर्म में है, तो सरकम सेंटर अंदर भी हो सकता है। सरकम सेंटर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो देखिए बाहर भी निकल सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, अब सपोज कर लीजिए ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इधर गया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इधर गया और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इधर गया। सो इसका मतलब है कि सरकम सेंटर जो है आउटसाइड दी सर्कल भी हो सकता है, लेकिन ये तीनों सर्कल ट्रायंगल के तीनों पॉइंटों को टच करता हुआ ही जाएगा। इतना हमें समझना है, हमें इसकी बात नहीं करनी है कि किस तरीके से ये वैल्यूज निकल के आती है। तो बेसिकली मैंने पीडीएफ ले रखी है जिसमें कि हमें जो टॉपिक मेन था उसकी बात हमने यहाँ पे कर ली। अब हम आते हैं थर्ड वन पे, जो कि है हमारा ऑर्थो सेंटर। अब ऑर्थो सेंटर को समझते हैं, ऑर्थो सेंटर किस तरीके से डिफरेंस है इसमें और सरकम सेंटर में। तो देखिए ऑर्थो सेंटर किसी भी ट्रायंगल के इंटरसेक्शन से ही बनता है, लेकिन किस चीज के इंटरसेक्शन? ऑल्टीट्यूड के इंटरसेक्शन से। सरकम सेंटर जैसे अंदर बाहर हो सकता है, उसी तरीके से ऑर्थो सेंटर भी अंदर बाहर हो सकता है। देखिए अंदर क्यों है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो यहाँ 90 डिग्री का बनेगा, लेकिन अगर मैंने इसकी बात करी थी ऊपर वाले केस में इसे 10 माना था, तो 10 से मैंने यहाँ पे मैंने 8 माना था, 8 से मैंने 4 और 4 लिया था, लेकिन इस केस में 4-4 वाला कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब यह है कि ऑर्थो सेंटर जब हम बनाएंगे तो ऑर्थो सेंटर के लिए हमें बाइसेक्ट यानी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ऑर्थो सेंटर के लिए वर्टेक्स से परपेंडिकुलर, जबकि पिछले क्वेश्चन में हम वर्टेक्स की तो हमने बात ही नहीं करी थी। हमने यहाँ पर सिर्फ क्या देखा था कि इसे 90 डिग्री में काट देना है। देखिए डिवाइड करना आपने इससे पिछली क्लास में भी सीखा, और हम इसमें भी आगे सीखेंगे। एक चैप्टर है जिसमें कि हमने इस तरीके से इसे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना सीखना है। तो देखिए इस तरीके से हम इसे काटेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जरूरी नहीं है कि ये यहाँ से निकल जाए, वर्टेक्स ही पास हो, कहीं से भी जा सकता है। ये यहाँ से निकल सकता है, ये यहाँ से निकल सकता है, लेकिन जब हम यहाँ पर बात करेंगे ऑर्थो सेंटर की, तब ये वर्टेक्स से ही पास होगा, वर्टेक्स से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तब हम इसे क्या नाम देंगे? ऑर्थो सेंटर का नाम देंगे। सो अगर हम इस केस की बात करें तो देखिए इस केस में वर्टेक्स से तो यहाँ पे बन गया, जबकि इस केस में बात करें इस वाले के लिए तो देखिए अगर ये हमारा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है तो हमें इस पॉइंट से हमें क्या करना है? इस पॉइंट से ऑल्टीट्यूड बनाना है दूसरी साइड पे। तो इस पॉइंट से ऑल्टीट्यूड हम कैसे बना पाएंगे? बना ही नहीं पाएंगे। तो कैसे बनेगा? इस साइड पे ऑल्टीट्यूड, इस साइड पे ऑल्टीट्यूड तो जब बनेगा जब 90 डिग्री का एंगल हो। और अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो देखिए अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक का एंगल ले भी लिया तो क्या ये 90 बनाएगा? तो बेसिकली ये 90 नहीं बनना, यानी कि अगर मैं इसके अंदर कहीं पर भी पॉइंट लूंगा तो कहीं भी 90 यहाँ पर नहीं बनेगा। 90 कहाँ बनेगा? बाहर की तरफ जाकर बनेगा। कहाँ बनना है 90? देखिए इस साइड को आगे बढ़ाइए और इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर, तो अपोजिट साइड तो यही है, इस पर 90 डिग्री यहाँ पर बना है, आउटसाइड दी सर्कल बनना है, आउटसाइड दी ट्रायंगल। अब अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इससे तो यहाँ पर हमने बना ही दिया, लेकिन अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इसके अपोजिट साइड कौन सी है? ये वाली। अब यहाँ तो 90 बनेगा नहीं, जब हम इसे इधर की एक तरफ निकालेंगे तब ये 90 यहाँ पर बनेगा। अभी इन तीनों का जहां पर भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर 3 चीजों को पढ़ लिया। इन सेंटर कब बनता है? जब हम एंगल बाइसेक्ट करते हैं। सर्कम सेंटर कब बनता है? जब हम यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं। और ऑर्थो सेंटर कब बनता है? जब हम ऑल्टीट्यूड यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ऑल्टीट्यूड वर्टेक्स से ड्रॉ करते हैं। और सेंट्रॉइड किसे कहते हैं? बेसिकली सेंट्रॉइड तब बनता है जब हमने किसी भी जब हमने किसी भी ट्रायंगल की मीडियंस को आपस में जोड़ दिया और तब वो वहां पर जाकर किसी एक पॉइंट पर कट करता है। उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। अब देखिए एक लाइन होती है यूलर लाइन। यूलर लाइन क्या कहती है? कि वह लाइन जिस पर कि ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड तीनों पास होती है उसे हम यूलर लाइन कहते हैं। तो बेसिकली हमें सिर्फ इतना ही जानना है, बाकी ये हम कहीं पर भी क्लास 12th तक के टॉपिक में कहीं पर भी हम इसकी बात नहीं करते, लेकिन फिर भी ये हमें पता होना चाहिए ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर जिस भी लाइन पर एक ही लाइन पर लाई करते हैं तो उस लाइन को हम बोलते हैं यूलर लाइन। सो इस तरीके से हमारा यहाँ तक का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। स्टिल इस चैप्टर के इस यहाँ तक के टॉपिक में आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को
प्रेस करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।